ज़रा सोचिए, एक व्यक्ति पूरी ज़िंदगी मेहनत कर कर घर, ज़मीन, दुकान और दूसरी प्रॉपर्टीज़ बनाता है ताकि उसकी जो जनरेशन है उसका भविष्य सुरक्षित रह सके। लेकिन अगर कोई फेक सिग्नेचर, फेक डॉक्यूमेंट्स, फेक यहाँ पे विल की वजह से अगर उस पर कब्जा करना चाहे तो क्या होगा? बिल्कुल, आजकल जो है प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में फॉर्जरी, डॉक्यूमेंट टेम्परिंग, या फिर हम कहें कि फ़ेक रजिस्टर्ड विल, या फिर हम कहें कि फ़ेक पावर ऑफ अटर्नी जैसे जो है ये मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में लीगल अवेयरनेस जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ अगर आप लोगों के साथ कुछ गलत हो जाए तो क्या लीगल एक्शन लिया जाए, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, और इसी महत्वपूर्ण विषय पर आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है हमारे बहुत ही खास मेहमान, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिसिंग एडवोकेट आशुतोष लोहिया जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है डीडी मॉर्निंग शो में सर। नमस्कार, थैंक यू। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका डीडी मॉर्निंग शो में। तो सबसे पहले तो हम शुरुआत करते हैं कि हमारे दर्शकों को बहुत ही आसान भाषा में समझाइए कि इनहेरिटेंस यानी कि उत्तराधिकार क्या होता है और इंडियन लॉ में इसकी सेफ्टी को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है। उत्तराधिकार बहुत एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि अगर हम देखें तो पूरा जीवन एक व्यक्ति जो है संपत्ति जुड़ाने में ही लगा देता है। उस माया के फेर में सभी पड़े हैं और कहा भी गया है कि आखिर में जाकर के माया मिली ना राम। वो कहते हैं ना, राम नाम कड़वा लगे मीठे लगे दाम, अंत में दोनों गए माया मिली ना राम। तो अगर कोई व्यक्ति पूरा जीवन लगा देता है कोई संपत्ति जोड़ने में, कुछ अपनी इनहेरिट प्रॉपर्टीज़ जोड़ने में, बहुत चीज़ें इकट्ठी करने में, उसका मकसद यही होता है कि वो आगे जा कर के अपने बच्चों के लिए एक ठीक ठाक सी संपत्ति छोड़ जाएं, ताकि उनके लिए एक आरामदेह जीवन उनको मिल सके। अगर वो संपत्ति भी जिसके लिए उसने इकट्ठी की है वो भी उनको ना मिले तो उसके लिए कितनी तकलीफ वाला एक विषय हो जाएगा। इस सब को पहचानते हुए, इसको एक रिकग्निशन देते हुए, एक्नॉलेजमेंट देते हुए, भारत सरकार कह लीजिए या हमारा जो संविधान है, हमारे पास संविधान में भी काफ़ी सारे इसके लिए प्रावधान हैं। ये एक ना केवल मानवाधिकार है बल्कि एक संवैधानिक अधिकार भी है। आपको संपत्ति का अधिकार है, ये एक संवैधानिक अधिकार है। और अगर आपकी संपत्ति में कोई किसी भी प्रकार से घपला करता है या कोई हनन करता है आपके अधिकारों का, तो उसके खिलाफ उस विषय में आपके पास कानून में बहुत सारे सेफगार्ड्स हैं, बहुत सारे आपके पास चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। बिल्कुल। तो हम यहाँ ये जानना चाहेंगे कि अगर हम भारत की बात करें तो भारत में प्रॉपर्टी के उत्तराधिकार के लिए कौन कौन से प्रमुख कानून जो हैं वो लागू होते हैं और किन परिस्थितियों में अलग अलग कानून लागू होते हैं? देखिए, यहाँ पर हमें ये समझने की ज़रूरत है कि भारत में आज के तारीख में हम जो सक्सेशन के राइट्स देखते हैं, उत्तराधिकार जो देखते हैं, उनको हम मुख्यतः 3 श्रेणियों में बांटते हैं। 3 या 4 भी आप कह सकते हैं। पहली श्रेणी है जो वो हमारी रिलीजन के आधार पर है, हमारा जो धर्म है, जिसके हिसाब से हमारे लिए हमारे उत्तराधिकार के सारे अधिकार बताए गए हैं। तो एक हिंदू सक्सेशन एक्ट हो जाता है जिसमें जितने भी हिंदूज़ हैं उन लोगों के लिए वो लागू होता है। हिंदू, जैन, सिख, सब के लिए हिंदू सक्सेशन एक्ट ही लागू होता है। दूसरा जो कानून है वो मुस्लिम सक्सेशन एक्ट होता है। उसमें हम मुस्लिम लॉ के हिसाब से, मुस्लिम पर्सनल लॉ होता है, शरीयत भी जिसको कहा जाता है, उसके अंदर प्रिस्क्राइब्ड हैं कुछ नॉर्म्स। उसमें शिया के लिए और सुन्नी के लिए अलग अलग कानून हैं। तो उनके कानूनों के अधिकार से हिसाब से उनके अधिकार देखे जाते हैं संपत्ति को लेकर के। तीसरा जो है वो स्पेशल सक्सेशन एक्ट, इंडियन सक्सेशन एक्ट बोला जाता है जिसको। इंडियन सक्सेशन एक्ट में जितने भी बाकी श्रेणी के लोग हैं जो बाकी धर्मों को मानते हैं, उन लोगों के लिए जो उनके पास उत्तराधिकार को लेकर के अधिकार हैं वो उसमें डिफाइंड है। एक चौथी श्रेणी और निकल करके आई है, जो भी अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं, खास तौर से अनुसूचित जनजाति जो ट्राइबल्स होते हैं, उनके लिए कई बार उनके अपने जो यूं कह लीजिए कि उनके अपने कन्वेंशंस होते हैं, उनके अपने वहाँ पे लोकल जो लॉज होते हैं, उनको एक्सेप्ट करते हुए उनके लिए एक अलग डिस्टिंक्शन क्रिएट की गई है।
हालांकि उनको अधिकतर यही माना जाता है कि वो हिंदू सक्सेशन एक्ट में ही आते हैं, लेकिन उनके लिए एक अलग डिस्टिंक्शन कार्व की गई है। वो एज पर कस्टम या एज पर कन्वेंशन उनके लिए एक अलग वो नियम होते हैं। तो ये सारे नियम जो हैं, इन सभी को मिला करके हमारे देश के अंदर इतने वर्षों से संपत्ति को लेकर के जो भी उत्तराधिकार के अधिकार हैं, उन सबका एक पालन होता आया है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने संपत्ति से लेके जो कानून है उसकी जानकारी हमें दी है। यहाँ पे अगला सवाल ये बनता है कि प्रॉपर्टी से जुड़े जो केसेस होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा किस तरह की फॉर्जरी देखने को मिलती है, और आम लोग मतलब इस फ्रॉड से अपने आप को किस तरह से सेव कर सकते हैं? देखिए, ये दो भाग में है प्रश्न आपका। फोर्जरीज बहुत किस्म की होती हैं। बहुत सारे लोग लालच के चलते गलत काम करते हैं, और उसमें अधिकतर जो देखा जाता है, फोर्जरीज जो ज़्यादातर देखी जाती हैं, वो या तो वसीयत को लेकर के फोर्जरी की जाती है। ख़ासतौर से अगर हम केवल उत्तराधिकार की बात करें तो या तो ज़्यादातर जो है वो विल्स को फोर्ज कर लिया जाता है, वसीयत जो होती है किसी भी व्यक्ति की, या फिर बहुत से मामलों में देखा गया है कि जो सेल डीड होती हैं उनको भी फोर्ज किया जाता है। जो टाइटल चेन होती है, चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सक्सेशंस होते हैं, जो जिसमें कि टाइटल के हिसाब से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को बेची गई, तो उसमें बीच में से किसी एक चेन को फोर्ज कर दिया जाता है। और बहुत से मामलों में ये भी देखा गया है कि बहुत लोग जो है जीपीए फोर्ज करते हैं। अच्छा। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, तो मुख्तारनामा जिसको कहा जाता है, तो मुख्तारनामा जो होता है उसको फोर्ज कर लिया जाता है कई बार, और उस जीपीए के आधार पर वो आगे उस प्रॉपर्टी को सेल कर देते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारी फोर्जरीज होती हैं। अब रहा सवाल सेफगार्ड करने का। जी। तो खुद को, स्वयं को सेफगार्ड करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। हम आमतौर पर यही राय मशवरा देते हैं लोगों को, यही हम सुझाव देते हैं कि जब भी उन्होंने कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो तो किसी योग्य अधिवक्ता को, आसपास के किसी योग्य अधिवक्ता को पूछ लें, उनसे बात कर लें, क्योंकि वो लोग जो हैं उसकी प्रॉपर्टी की एक वेरिफिकेशन कर लेते हैं, एक ड्यू डिलिजेंस जिसे कहा जाता है। उसमें हम पीछे की पूरी चेन को वेरीफाई करते हैं, कागज़ों को देखते हैं कि इनमें से कोई कागज़ झूठा या फर्जी तो नहीं है, उन कागज़ों में जो अधिकार दिए जा रहे हैं क्या वो सही हैं, सच्चे हैं या नहीं है। इसके लिए रजिस्ट्रीज होती हैं, सब रजिस्ट्रार ऑफिस होता है, तो उन कागज़ों को वेरीफाई किया जाता है कि यहाँ पे जो कागज़ दिखाया जा रहा है क्या वही कागज़ सब रजिस्ट्रार ऑफिस में भी रजिस्टर्ड है या नहीं है। फिर इसके बाद हम लोग ये भी देखते हैं कि रेवेन्यू रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं। तो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में भी ये चेक किया जाएगा कि कोई प्रॉपर्टी जो है वो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के हिसाब से उसकी मिल्कियत या उसकी जो ओनरशिप है वो कहाँ जा रही है। फिर ये भी देखा जाता है कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाई मैच हो रहे हैं, टाइटल सारा क्लियर आ रहा है, और कोई फोर्जरीज ना हो। फिर जब ये सब चीज़ें वेरीफाई हो जाती हैं तो उसके बाद हम ये भी सुझाव देते हैं कि एक पब्लिक नोटिस इशू कर दिया जाए। अच्छा। एक सार्वजनिक सूचना आप दे दें लोगों को कि देखिए साहब, ये जायदाद, ये संपत्ति मैं खरीदने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, और ये मेरे पास आने वाली है संपत्ति, इस हिसाब से आ रही है। अगर किसी को आपत्ति है या अगर किसी के पास इससे संबंधित कोई ऐसे तथ्य हैं जो वो मुझसे साझा करना चाहते हैं, तो कृपया आगे आकर के मुझे बता दें। कोई वाद है, कोई विवाद है, कोई और किसी प्रकार का झगड़ा चल रहा है, कोई पारिवारिक झगड़े हैं जिनके विषय में लोगों को पता नहीं है, तो हम लोग फिर ये कहते हैं कि ये सारी चीज़ें हमारे सामने तभी आएंगी जब हम एक सार्वजनिक सूचना निकाल देंगे इसमें। बिल्कुल। तो अगर किसी व्यक्ति को लगे कि उसकी पैतृक यानी कि इंसेस्ट्रल या फिर प्राइवेट प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स में कोई छेड़छाड़ की गई है, तो उसे सबसे पहले कौन कौन से लीगल स्टेप्स उठाने चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से सारे स्टेप्स एक साथ ही चला देने चाहिए। अच्छा, अगर आपको ये पता चला है कि आपकी किसी भी संपत्ति के साथ कोई खास तौर से अगर कागजात के साथ, दस्तावेजों के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ की गई है, सबसे पहले तो आप पुलिस में उसकी सूचना दीजिए, उसकी एक प्राथमिकी दर्ज कीजिए, एक एफआईआर कराइए, लोगों को बताइए कि पुलिस को बताइए ताकि वो उसमें अन्वेषण कर सकें, उसमें कार्रवाई कर सकें, उसकी इन्वेस्टिगेशन करके उसको सच्चाई जो है उसको पा सकें। दूसरा, आपको अपने आप को सेफगार्ड करने के लिए इमीडिएटली सार्वजनिक सूचना भी दे देनी चाहिए। तीसरा, आपको एक सिविल केस डाल देना चाहिए, एक दीवानी मुकदमा जो होता है एक वाद, उसमें डाल देना चाहिए, क्योंकि वो लिमिटेशन एक्ट से कवर होता है।
अगर आपने 3 वर्ष के अंदर अंदर जैसे ही आपको जानकारी या सूचना मिली कि इस कागज़ को, इस डॉक्यूमेंट को फोर्ज किया गया है, अगर आपने 3 वर्ष के अंदर अंदर अदालत का दरवाज़ा नहीं खटखटाया, अगर आपने कोई वाद नहीं उठाया, तो आपके अधिकार जो हैं वो लिमिटेशन से बाहर हो जाएंगे। तो ये भी कर देना चाहिए। तो इसी प्रकार से कई सारे कार्य होते हैं। सब रजिस्ट्रार को सूचना दे देनी चाहिए कि देखिए इस संपत्ति को लेकर के कुछ विवाद है और हमने न्यायालय में वाद भी दाखिल कर दिया है, इसीलिए इसकी आगे रजिस्ट्री ना की जाए। रेवेन्यू अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म कर देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे दाखिल खारिज एक हमारे यहाँ टर्म होती है लीगल, जिसमें कि किसी के नाम चढ़ाया जाता है किसी भी प्रॉपर्टी को, उनके खातों में खाता खतौनी होती है, तो वो खतौनी के अंदर नाम बदले ना जाए। तो उनको सबको सूचना दे देनी चाहिए। पूरे लीगल प्रोसीजर्स जो है स्टार्ट तो कर देंगे। ऐसे में हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि संपत्ति के अगर दस्तावेजों की बात की जाए तो उसमें जालसाजी करने वालों के जो विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और अन्य संबंधित जो कानून हैं, उनके तहत क्या कानूनी कार्रवाई की जा सकती है? कार्रवाई बहुत सारी होती है। अगर किसी व्यक्ति ने आपके कागजात फोर्ज किए हैं जी, तो फोर्जरी के लिए आप BNSS, हमारे यहाँ जो अब नया आया है, पहले IPC होता था, तो BNSS में हमारी धाराएं हैं 336, 337, 338। आप सूचना दीजिए पुलिस को, पुलिस उसमें कार्यवाही करेगी। उन कागज़ों को हमारे यहाँ फोरेंसिक साइंस लेबॉरेटरीज होती हैं, FSL में उन कागज़ों को भेजा जाता है, उनकी कंपैरिजन होती है, उन पे सिग्नेचर्स फोर्ज हुए हैं या नहीं, स्टैम्प पेपर चेक किया जाता है, कागज़ को देखा जाता है, शाही को देखा जाता है, बहुत सी चीज़ें देखी जाती हैं। उन सब को देख करके जब पुलिस आधिकारिक तौर पर ये बता देगी कि हाँ इस दस्तावेज़ के साथ छेड़छाड़ हुई है, जालसाजी हुई है या फोर्जरी हुई है, तो वो अपनी सूचना देंगे, वो एक रिपोर्ट देंगे उस पर, और उस पर फिर न्यायालय कार्रवाई करेगा। उसमें काफ़ी ये बड़ा जघन्य अपराध माना गया है और इसके लिए जो अधिकतम सज़ा है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी है। आपको उम्र कैद की सज़ा भी हो सकती है। 10 साल की इसमें मिनिमम सज़ा पाई गई है अगर आपने किसी कागज़ को फोर्ज किया है जो कि संपत्ति से संबंधित है। क्या डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस या फिर ये जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये प्रॉपर्टी से जुड़े फ्रॉड केसेस को कम करने में मदद कर रही हैं? किस तरह से कर रही हैं? निस्संदेह, इसमें कोई संदेह नहीं है। जब से हम आज़ाद हुए हैं तब से लेकर के आज तक सरकार जो है कांस्टेंट कंटिन्यूअस इनोवेशन इम्प्रूवमेंट्स करती जा रही है। हमारे यहाँ जो लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स होते थे उनको कंटिन्यूअसली अपडेट किया जाता है। आज धीरे धीरे हम उनको डिजिटाइज कर चुके हैं, सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। हमारे यहाँ डॉरिस की वेबसाइट है, वहाँ पे जाकर के आपको सारी चीज़ें ऑनलाइन मिल जाती हैं। आप वेरीफाई कर सकते हैं कि ये कागज़ सही है गलत है। इसके अलावा सब रजिस्ट्रार ऑफिस में आप कागज़ों को देखिए, वहाँ पे सभी कागज़ों को अपडेट करके एक नया सिस्टम, नया प्रोविज़न लाया गया है। हमारे पास भू आधार, हमारे पास एक वेबसाइट्स हैं, सैटेलाइट हमारे यहाँ मैपिंग होती है, जियो टैगिंग होती है, सैटेलाइट सर्वेज होते हैं, हर प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, समय समय पर किस प्रॉपर्टी में कितना कहाँ पे क्या बदलाव आया। इसको अब आजकल सैटेलाइट के ज़रिए जियो टैगिंग करके इमेजेस ली जाती हैं, उन इमेजेस को प्रिजर्व किया जाता है। अगर कहीं पे कोई अनाधिकृत रूप से कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है तो उसको भी वेरीफाई किया जाता है। हमारे यहाँ इतने सारे हमारे विभाग हैं, MCD है, DDA है, इतने सारे विभाग हैं, उन सभी विभागों का आपस में सामंजस्य है, एक तालमेल है। वो सभी मिलजुल करके ये देखते हैं कि अगर कोई अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हो रही है या कोई गलत कार्य हो रहा है या किसी प्रॉपर्टी पे ज़बरदस्ती कोई कब्जा करने के प्रयास कर रहा है तो उनमें कार्रवाई की जाती है, बशर्ते आप समय रहते अपने अधिकारों के प्रति सजग हों। आप समय पर आकर के अपनी जो शिकायत है उसको दर्ज करें और लोगों को बतलाएं कि हमारे साथ ये गलत हो रहा है। जी बिल्कुल। तो ऐसे में हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि अगर हम फैमिली मेंबर्स की बात करें तो उनके बीच में अगर उत्तराधिकार को लेकर विवाद उत्पन्न हो जाता है और लंबे मुकदमेबाजी से बचने के लिए कौन कौन से वैकल्पिक कानून उपाय जो हैं वो यहाँ पर उपलब्ध हैं? देखिए, अगर आपस में कोई विवाद है परिवार के बीच में, अधिकतर आमतौर पर यही पाया जाता है कि परिवार में ही वाद विवाद होते हैं जी। हम सबसे पहला प्रयास ये करते हैं, अगर कोई व्यक्ति हमारे पास आता है अपने विवाद लेकर के, बात लेकर के, कोई पारिवारिक झगड़े हैं, हम प्रयास ये करते हैं कि कोई समझौता हो जाए उनके आपस में।
चाहे उसमें कोई थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी करके, लेकिन अगर वो समझौता कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। हमारे यहाँ एक विचार भी है, एक विश्वास है हमारे यहाँ, हमारे परिवारों में, कि जो कसर खाता है उसको कभी घाटा नहीं लगता जी। तो परिवार में अगर कोई थोड़े से कसर उठा भी लेता है तो वो आगे जाकर के कभी घाटे में नहीं रहता। कोई फायदा नहीं है अगर आप कई वर्षों तक लगे रहें, लड़ते रहें एक छोटी सी संपत्ति को लेकर के, और अपने जीवन काल में उसको भोग भी ना पाएं, उसका आनंद ना ले पाएं। तो अगर समझौता हो सके, कोई फैमिली सेटलमेंट, कोई फैमिली अरेंजमेंट हो जाए, कोई एमओयू हो जाए, तो हम उसके लिए ज़्यादा सुझाव देते हैं। इसी के चलते हमारी कानूनी प्रक्रिया जो है, न्यायिक प्रक्रिया, उसमें भी बहुत सारे प्रावधान हैं। जी बिल्कुल। तो उसके अंदर हम ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म एक रखते हैं, मीडिएशन किया जाता है, कंसिलिएशन किया जाता है, उनकी काउंसलिंग की जाती है। इनफैक्ट फैमिली कोर्ट्स में और जो संपत्ति विवाद को लेकर के जितने भी न्यायालय बने हुए हैं, उनमें जजेस का भी पहला प्रयास यही होता है कि जैसे ही कोई वाद विवाद आए और पारिवारिक समझौता हो सके, पारिवारिक अगर झगड़ा है तो उसमें वो समझौता कराने का ही प्रयास करते हैं, और उसमें काफी हद तक वो बिल्कुल कानून जो है वो हमारी सुरक्षा के लिए ही बना हुआ है और हमेशा करता भी है हमारी सुरक्षा। तो यहाँ पर अब ये सवाल उठता है कि आजकल हम देख रहे हैं कि सीनियर सिटीजन्स की जो प्रॉपर्टीज हैं उनसे भी जुड़े जो फ्रॉड्स हैं, जो केसेस हैं, वो लगातार उसमें बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में उन्हें स्पेशल प्रोटेक्शन देने के लिए कानून किस तरह से काम करता है? जो आपने बात पूछी, ये सीनियर सिटीजन मेंटेनेंस एंड वेलफेयर एक्ट बनाया गया है, जिसमें कोई भी सीनियर सिटीजन अगर है, उसको अगर लगा है कि उसके साथ किसी भी प्रकार का कोई धोखाधड़ी हुई है, कोई जालसाजी हुई है, या उनको धोखे से, क्योंकि पहले देखा भी जाता था कोई व्यक्ति उनका विश्वास जीत करके और उनसे धोखे से उनकी संपत्ति हड़प लेते थे, फिर उनको बाहर निकाल देते थे, उनको घर से बाहर कर दिया, धक्का दे दिया, उनकी जायदाद से उनको बेदखल कर दिया। तो उसके रहते सरकार ने इसके लिए एक विशेष कानून बनाया है, सीनियर सिटीजन्स एक्ट एक है। उस एक्ट के अंदर उनके लिए बहुत सारे सेफगार्ड्स हैं, बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, वो शिकायत कर सकते हैं। उसके अंदर इमीडिएटली जो एसडीएम होते हैं उस इलाके के, वो उस पर कार्रवाई करते हैं। जी। उसमें एक बड़ी फास्ट ट्रैक प्रोसेस है। इसके अलावा वो कोर्ट में भी जा सकते हैं, कोर्ट भी उस मामले को बड़ी गंभीरता से लेती है, बड़ी संजीदगी से लेती है, उनमें इमीडिएट एक्शन लिया जाता है। अगर कोई सीनियर सिटीजन आकर के अपनी शिकायत करते हैं न्यायालय में जाकर के, तो उस पर बहुत इमीडिएट एक्शन लिया जाता है। बिल्कुल। और इसके अलावा वो बहुत अगर सार्वजनिक कर दें इस जानकारी को, तो इमीडिएटली उस पर बहुत सारी कार्रवाइयाँ की जा सकती हैं। बिल्कुल ठीक कहा। तो आज आपने हमें प्रोटेक्टिंग इनहेरिटेंस एंड प्रिवेंटिंग फॉर्जरी, ये जो टॉपिक था, इससे रिलेटेड आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की है। तो आज इस महत्वपूर्ण टॉपिक पर हमारे साथ जानकारी साझा कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिसिंग एडवोकेट आशुतोष लोहिया जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डीडी मॉर्निंग शो में आने के लिए। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया सर।